सो डेफिनेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी की है। आप देखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। इज इट ओके? आइसोलेटेड अकेला गैसियस एटम हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आप डेफिनेशन समझ गए? सबको डेफिनेशन समझ में आ गई? सो जैसे मान लीजिए कोई देयर इज सम एटम, ए एटम जो कि गैसियस स्टेट में है अकेला, इसमें से अगर हमें ए पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, सो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी ए पॉजिटिव बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम जो है वी कॉल्ड डेल्टा एच आयोनाइजेशन, एंड इसको 1 भी लिख लिया जाता है। ठीक है, एंड ये वैल्यू जनरली इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फर्स्ट, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अभी। हाँ, इट इज सिमिलर टू दैट वी हैव स्टडीड इन। ठीक है, हाँ हाँ कुलमीत, पहले ही बात हो गई। ठीक है, पास हो गया तू? चल बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई तेरे को। अब सुनो, सो यहां पर इसका जो यूनिट रहता है, यूनिट जो आयनाइजेशन एनर्जी का रहता है, आइदर इट इज जूल्स पर मोल, ये किलो जूल पर मोल हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का कि एक मोल ऑफ एटम्स की एनर्जी निकालने के लिए जो है कितने जूल्स की जरूरत होगी। इज इट ओके? अच्छा, और साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम, सुन लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक ही प्रोसेस होता है, कि मतलब आपको इलेक्ट्रॉन अगर खींच के निकालना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बट कई बार क्या होता है, जनरली ये एनायंस में होता है। जैसे मान लो कोई एनायन है, एम नेगेटिव है, गैसियस। अब इसमें अगर हमने इसको एम गैसियस में चेंज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, सो अब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो है इस टाइम पे, जो डेल्टा एच है, आई लिख रहा हूं मैं जस्ट, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो है ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जनरली होती है। क्योंकि यहां पर क्या है, आप समझिए, यहां पर क्या है, यहां पर आप एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, सो एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि अगर आप उल्टा प्रोसेस देखें, उल्टा देखिए, आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डालें तो इट विल बी, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो रिवर्स प्रोसेस जो है पॉजिटिव होगा, तो ये जो है नेगेटिव होगा। इज इट ओके? तो एम नेगेटिव में से किसी एलिमेंट में से, क्योंकि इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है जनरली इट इज नेगेटिव वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, सुनते जाइए। तो ये हो गया हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप देखिए, जैसे मैं ये ही बात कर रहा हूं, जैसे किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, यहां पर जैसे ए इज इन गैसियस फॉर्म, ए पॉजिटिव बन गया, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसको हम डेल्टा एच आयनाइजेशन कहा। वैसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ए पॉजिटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ए पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे, सो ए2 पॉजिटिव अगर बनाना है, सभी ये गैसीय स्टेट में है, सो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड।
और अगर A2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, दिस इज A3 पॉजिटिव, एंड A3 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी 4, ठीक है, इट इज A4 पॉजिटिव, ठीक है। सो आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, ठीक है। और आप समझिए इस टाइम पर जो आयनाइजेशन 1 2 3 4 का जो ऑर्डर रहेगा, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 4 जो है सबसे ज्यादा होगी, देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ऐसा क्यों है, आप लॉजिक समझिएगा। ऐसा इसलिए है बेटा जी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर है, 1 है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स उतने ही रह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब पर इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? से यस और नो? बिल्कुल, लक्ष्य को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए साथ साथ में नोट करते जाइए। रिपीट बी पार्ट। सो संचित कह रहा है, तो संचित सुनो, ए से ए पॉजिटिव बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं। अब ए पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। समझ रहे मेरी बात? अगर आप इस कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो टफ हो जाएगा, ए पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो टफ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम हो गए। A2 पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो और निकालना चाहते हो सो जो है और टफ होगा, तो सबसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो इंक्रीज करती जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और आई होप आज की क्लास में हमें कनिका ने भी ज्वाइन कर लिया। न्यू एडमिशन आज कौन कौन है? से हेलो। अच्छा, विनिकता, अच्छा इट इज विनिकता, हाँ अच्छा, ठीक है। सो मैंने निकिता सोचा था, ठीक है, इट इज विनिकिता पंकज। सो विनिकिता जी, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आयुष्मान मुझे साइड होने के लिए कह रहा है, ठीक है। विनिकिता जी जवाब दीजिए मुझे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि समझ में आएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा, ठीक है। सो और मैंने पिछले चारों लेक्चर्स बेटा जी अपलोड कर दिए हैं, पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 अब सारे करेक्ट कर दिए, आई होप, ठीक है ना। सो इसलिए जो है आप देख लीजिएगा उनको, ठीक है। विनिकता ने पहला लेक्चर देख लिया है, 2 3 4 उसको देखने हैं और उसको समझ में आ जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद एक और बात, देखिए ये बड़ी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज जो है ऐसे पूछी जाती है, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है एक। देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी के डेटा से आप जो है किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा से आप किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना, पहले मैं डेटा की ही बात करता हूं। सो थर्ड सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, आप देखिए ये डेटा पहले मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके नोट्स में है। सो हम वही बात कर रहे हैं, सोडियम, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, सेम डेटा ले रहा हूं मैं। सो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 5.139, ठीक है। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है डेटा,
लेकिन हमें यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5.98 ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही है। आगे भी जो मैं लिख रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही है। सो अब बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का देखिए आप 47.28, 26.38, 18.22। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का देखिए, इट इज 71.68, 47.44, 100, एक मिनट, 28.44 and ionization energy fourth 98.91, 77.41, 119.4। ionization energy 5 हमें 392.07, इसका लगभग जो है 100.8 होता है। ये आई थिंक 132.1। ठीक है, सुन लीजिए। अब ये डाटा आपके पास है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इस डाटा का डाटा आपके पास होगा, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड एलिमेंट्स उन्होंने लिख लिए और वो पूछेंगे कौन से ग्रुप में आता है। देखो बेटा, पहले को हम स्टडी करते हैं। इसमें से जब आपने देखो, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस डाटा में झटका किस टाइम लग रहा है, मतलब किस टाइम देयर इज एबनॉर्मल राइज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। सो आप देखें 5.47.71, 98, 100 कहां पे लगा झटका? कहां पे लगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1 या 2 पे या 3, 4, 5? किस नंबर पे लगा? 47 वाले पे लगा, बिल्कुल झटके वाला नंबर ये। ओके, जर्मेनियम में बताइए झटका कहां पे लगा? जर्मेनियम, बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूं कुलमित सक्षम। हाँ, जर्मेनियम में आप देखो झटका यहां पर लगा 5 नंबर पर, सही है, 392 पर। और एल्यूमिनियम में इज इट ओके? डेटा आपके पास है। अब सुनिए, इस डेटा का मतलब क्या है? इस डेटा का मतलब क्या है? देखो, इस डेटा का मतलब अभी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। आप देखें कि अगर जो है सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब सोडियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। सही बात, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा निकालना टफ है। दूसरा निकालने टफ का मतलब कि दूसरे नंबर पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। दूसरे नंबर पर जो है कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नोबल गैस, ठीक है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई दूसरे नंबर पर, तो देखें, सुने, तो इसका मतलब इसमें मैं यहीं पर लिख रहा हूं, लास्ट में जगह नहीं बची। सो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? सोडियम में एक होना चाहिए, क्योंकि एक होने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होना चाहिए। सही बात है, इज इट ओके? अच्छा, और जर्मेनियम में देखें बेटा, 1, 2, 3, 4 कितने होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। 4 के बाद जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही, सही है बात। और यहां पर कितने होने चाहिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 3, 3, 3, 3, 3, सही है बात। सो इसका मतलब सोडियम का ग्रुप नंबर फर्स्ट है, जर्मेनियम का 4 है, और एल्यूमिनियम का कितना है? 3 है। मतलब सोडियम के केस में हम ये कह सकते हैं
कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी, नोबल गैस एंड NS1, क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम के बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी नोबल गैस या इनर्ट गैस एंड प्लस NS2 NP2, सही बात है। और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए नोबल गैस एंड देन NS2 NP1, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सही बात है कि नहीं? कुलमीत को आ गया सडन इंक्रीज। जहां भी झटका लगा, जहां भी झटका लगा, इसका मतलब देखो ना, सोडियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो किसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? मानव ज्योत सुनो सुनो सुनो, सोडियम सही सही समझा। मानव ज्योत सुनो सुनो, अब देखो, सोडियम की बात पूरे खुल के करते हैं ना यार। देखो सोडियम का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बोर्ड पे, अब अगर मैं सोडियम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बची ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसका, 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है ना सोडियम का। तो अब सोडियम अपने ऑक्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने देगा आसानी से, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई? ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई नियोन की। सही बात है। सो अब जो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है उसको सोडियम, क्योंकि सोडियम बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड ऑक्टेट, सो सोडियम कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है ऐसा करे कि अब एक इलेक्ट्रॉन नोबल गैस को, हाँ NP1 होगा, हाँ NP1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी, NP1 होगा, बिल्कुल सही बात है। सो आई होप मानव जोत तेनों समझ आ गया होना होना। चलिए, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें हमारी विनिकिता को जो है थोड़ी ट्रबल हो रही होगी 1s2 2s2 समझने में, अगर उसने स्कूल में नहीं लगाया है तो, है ना। इसमें थोड़ी ट्रबल हो सकती है समझने में, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, पहले तुम पुराने लेक्चर्स लगाओ फिर देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़े। अच्छा, अब ऐसे में इसके बाद नेक्स्ट थिंग देखिए, एक मिनट में हेडिंग को मिटा ही दूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आप मेरी बात ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना जो है साइज बड़ा होगा उतनी जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम होगी। सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जो है वैलेंस शेल पे कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सही बात है, क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड उतना आउटर मोस्ट सेल पे जो है ज्यादा होगा। सो ऐसे में जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इज इट ओके? सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है अपना,
ठीक है, वो ऑब्वियस ही बात है कि जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा जितना ज्यादा होगा सो बाहर वाली शेल पे चार्ज उतना कम पहुंच पाएगा, ठीक है ना, कम पहुंचेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सॉरी 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 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, है ना, इनवर्सली इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अच्छा दूसरी बात, जो फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, दे आर मोर स्टेबल। हर कोई एटम चाहता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन या तो फुल्ली फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। ये हमने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देख लिया था कि कॉपर और क्रोमियम जो है फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड रिस्पेक्टिवली, हाँ बिल्कुल नकुल ने सही पकड़ी बात, ठीक है, कि वो जाना चाहते हैं, वहां पे सिमिट्री होती है, वहां पे एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब सुन लो, फुल्ली फील्ड का मतलब क्या हो गया, फुल्ली फील्ड का मतलब हो गया कि जैसे S2 P6 D10 F14 ये वाले स्टेबल होंगे, और हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया, S1 P3 D5 F7 ये वाले स्टेबल होंगे। सही बात है, मतलब फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड का मतलब ये हुआ ना भाई, फुल्ली फील्ड वाले ये, हाँ फर्स्ट वाला संचित वीर जी मेरे को कह रहा है कि एक्सप्लेन कर दो फिर से। देखो संचित, देखो एक मान लो एक एटम है जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेडियस पे है R1 पे, और संचित भाई ऐसा है कि दूसरा मान लो यहां पर है, ये R2 है, तो ये बता कि किस इलेक्ट्रॉन को निकालने की आसानी होगी, पहले वाले से कि दूसरे वाले से। ये मान लो पहला एटम है, ये दूसरा है, किससे निकालने में आसानी होगी, दूसरे वाले से, बिल्कुल सही बात है। सो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट शुड बी मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड। समझ आई बेटा बात की नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है। संचित को बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब लास्ट यहां पर ये है पांचवा पॉइंट कि सुन लो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो एस में से निकालना टफ होगा, पी में से थोड़ा कम, डी में से और कम, और एफ में से और कम। ये बात कर रहे हैं जब हम सेम सब शेल की बात कर रहे हैं, ये सेम शेल से अगर ये बिलोंग करते हैं, सेम शेल में एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, पी में से कम होगा, डी में और कम, और एफ में और कम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है ना, डीपेस्ट पेनिट्रेटेड वो होता है, एफ न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, ठीक है ना। सो ये बात जो है हम ध्यान में रखें, मुझे लगता है सब बच्चों को आज बढ़िया से मेरी बात समझ में आ रही है। नंबर 2 रिपीट करना, देखो सुनो, नकुल ने कहा नंबर 2, देखो नकुल भाई, मान लो यहां पर न्यूक्लियस है जिसमें सपोज 5 प्रोटॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये बताओ, मान लो लेट दिस एटम बी थर्ड एंड दिस एटम बी फोर्थ, ये बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, थर्ड वाले में से कि फोर्थ वाले में से? थर्ड वाले में से, बस बात खत्म।
क्योंकि थर्ड वाले पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो जितना कम है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना जो है ज्यादा टफ होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियस ने ही तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो गया। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थिंग, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, जनरल ट्रेंड कहूं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए, एंड डाउन द ग्रुप जो है दैट शुड डिक्रीज। सही बात है कि नहीं? अलोंग द पीरियड इंक्रीज करनी चाहिए क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जबकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होती है, नई शेल ऐड होती है, तो उसकी वजह से जो है आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज होता है। इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन सुन लो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बात स्टार्ट हुई है। देखो, अब अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें, पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं जी, सेकंड पीरियड ही बना रहा हूं यहां पर आपके सामने, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की ही बात कर रहा हूं, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड ये आ गया नियोन। सुनते जाएं आप। तो इसमें अगर आप ट्रेंड देखें, देखो इसमें ट्रेंड तो ये होना चाहिए कि लिथियम से नोबल गैस तक सीधा सीधा चलता रहे, लेकिन ट्रेंड में गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, लिथियम, फिर आ गया बोरोन, ठीक है, फिर आया बेरिलियम, फिर आया कार्बन, फिर आया ऑक्सीजन, फिर आया नाइट्रोजन, फिर आया फ्लोरीन, फिर आया नियोन। आप देखो, मतलब कुछ ट्रेंड में गड़बड़ है। गड़बड़ किसने की? कि अपना बेरिलियम जो है यहां से यहां आ गया, अपना नाइट्रोजन जो है यहां से यहां आ गया। सही बात है, इन दो जगह पे गड़बड़ हुई है। क्या बेटा जी आप देख पा रहे हैं? मेरी बात को समझ आ रही है बात? ठीक है, सुनते जाएं। अब ये गड़बड़ का कारण हमने ढूंढना है कि बेरिलियम ने बदमाशी क्यों। देखो, बेरिलियम ने गड़बड़ इसलिए की क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2। तो 2s2 होने की वजह से बेरिलियम जो है वो फुल्ली फील्ड है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इट इज 2s2 2p1। तो इसमें ये फुली फील्ड नहीं है, पी इज 1, ना ये फुली फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो इसलिए बोरोन यहां से यहां, बेरिलियम हाईली स्टेबल हो गया बोरोन से, और वही चालाकी नाइट्रोजन की तरफ हुई है। आप देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। सो 2p3 जो है अगर आप ध्यान दें, सो 2p3 मतलब p3 मतलब 1 1 1। सो ऐसे में जो है ये हो गया हाफ फील्ड। और ये फ्लोरीन से नियोन बहुत ज्यादा होता है,
सो नियोन के लिए भी इट इज 1s2, सॉरी वैलेंस शेल की बात करें 2s2 2p6, सो अगेन इट इज फुल्ली फिल्ड। क्या बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं वहां वहां जो है कुछ लोचा हो रहा है। ठीक है, विनिकता को बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस। सो विनिकता हमने ना कुछ नोट्स भी दिए हैं बच्चों को। एक बुक आती है इनऑर्गेनिक की, जेडीली। इस टाइम जो बच्चे हैं ना, उन्होंने सामने उसकी हार्ड कॉपी रखी हुई है। ठीक है ना, सो इसलिए जो है दे आर कंफर्टेबल, उनको नोट कम करना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं उन्हीं नोट्स के इर्द गिर्द पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन जो है दैट्स ए गुड बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो वो नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपने जो है जस्ट एक रिक्वेस्ट डाल देनी ग्रुप में जिसमें आप एडिड हो कि काइंडली अपलोड नोट्स। आप जो है सेंटर में आके ले सकते हैं त्रिकुटा नगर में। इफ यू वांट देम टू बी अवेलेबल एट पलौड़ा सेंटर, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रोहिल जी को। ठीक है, रोहिल जी को आप मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, हृदयांश। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, अच्छा सुनते जाएं आप। अब यहां पर ये जो सारा मसला है, मतलब यहां पर जो जो एक्सेप्शनल जो बिहेवियर्स हैं, देखो, एक तो हमने कह दिया कि यहां पर बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद बेरिलियम का नीचे जो है मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। और ऐसे ही मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम है और एल्यूमिनियम यहाँ पर गैलियम है, तो कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा होगा। ये हो गया। ऐसे ही ये 3 पीरियड तक की है। और अगर आप आपके पास जो नोट्स है उसमें नीचे लिखा हुआ कि बाकियों में ट्रेंड जो है रेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा, एंड आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा। इज इट ओके? सो ये ट्रेंड जो है ड्यू टू हाफ फील्ड जो है ये ट्रेंड रहेगा। डन। ठीक है, अब सुने। तो ये तो हो गई एक बात, ये तो होगी अलोंग द पीरियड का ट्रेंड। चलिए, आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप बड़ा सिंपल सा ट्रेंड होता है। जनरली जो है डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज ही करती है। ठीक है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जैसे जो है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर का, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। सो जैसे अपना लिथियम, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ट्रेंड बड़ा सिंपल रहता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो है आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज ही करती है, सिर्फ जिंक में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ठीक है, वो भी उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ मानव ज्योत, कहाँ सोया था? तो बहुत बहुत बधाई तेरे को, सबका आ गया आज रिजल्ट। ठीक है, तू मिठाई ले आना यार। ठीक है, कहाँ रहता है, किस इलाके में रहता है मानव ज्योत? मानव ज्योत तो अपने आसपास ही रहता है ना।
मानव ज्योत तो कहाँ, नानक नगर प्रीतनगर में रहता है ना। चल बहुत बढ़िया, आज मौज कर तू। कितने परसेंट आए मानव ज्योत? और मौज हो गई है, सही बात है। और मानव ज्योत है 91, क्या बात है। तो डोल लेके जा, जो है डोल किराए पे ले ले आज। नहीं, पूरे मोहल्ले को पता लग जाना चाहिए ना। क्या बात है, पीयूष का भी आ गया 92.2। हाँ, कुलमीत के 89% आया, आर्यन महाजन 93। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिनिक्स में पढ़ने वालों ने टॉप किया है, क्या बात है। और सीबीएसई में भी हमारी चलती है ना। 91.8 रोहित शर्मा। ठीक है। हाँ, दौड़ती है बिल्कुल। और क्या मौज का टाइम है मानव ज्योत। पापा के लिए दारू वारू खरीद तू आज। मंगलवार को ही मचा दो तबाही सारे मोहल्ले में। अच्छा, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक नंबर, मैंने कहा ट्रेंड ऐसा ही होगा, लेकिन लेकिन फिर से बात में ट्विस्ट है। कहां पर ट्विस्ट है? देखो, अब हम ट्विस्ट देखने लगे हैं। सो ट्विस्ट के लिए सबसे पहले जो है, हमें देखना पड़ेगा ट्विस्ट असली जो है कहां कहां पर आ रहा है। देखो, ये है बात ग्रुप 13 की। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वर्सेस एटॉमिक नंबर। देखो, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल हुआ। 800 से एल्यूमिनियम में, मतलब ये 800 बोरोन में जो है 800 है, किलो जूल पर मोल में डेटा है ये। तो उसके बाद एल्यूमिनियम में हो गया, देखो एल्यूमिनियम में हो गया ये 577। उसके बाद गैलियम में थोड़ा सा बड़ा भाई, 578। 558 एंड देन थैलियम में 590। सुन लो बात, डब्ल्यू टाइप की शेप है, याद रखिएगा। काफी काम का ये डाटा है। देखो, 800, 577, 578, 558, 590,
ये डेटा क्या बोलता है, क्यों है गड़बड़, डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? देखो, अब जवाब सबके पास होगा। लास्ट वाले की पहले बात करते हैं। इंडियम और थैलियम को अगर आप देखें, अगेन हम पीरियोडिक टेबल को बना लेते हैं, कई लोगों को जवाब मिल भी गया होगा। देखो, पीरियोडिक टेबल को अगर हम बनाएंगे, सो इट इज बोरोन, इट इज एल्यूमिनियम, इट इज गैलियम, इट इज इंडियम एंड इट इज थैलियम। सो आप जानते हैं कि ये 3D वाली लाइन है, ये 4D है, ये 5D है। सो यहां पर इंडियम और थैलियम के बीच में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब विनिक्ता जब पढ़ेगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पिछले लेक्चर का, सो उसको समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंडियम थैलियम, थैलियम में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, इसलिए जो है यहां पर थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे होगी। और गैलियम में डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसलिए एल्यूमिनियम से गैलियम भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ। बेटा जी समझ आई बात के नहीं? बात समझ आनी चाहिए, है ना? देखो रिलेट हुआ ना, मतलब बिल्कुल सटीक बात रिलेट हो रही है, ठीक है ना? कि भाई आखिर क्यों एल्यूमिनियम और गैलियम में जो है ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही थी, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे, एक मिनट। सो वापिस आते हैं। सो एल्यूमिनियम गैलियम सब एक्सप्लेन हो गया, ठीक है? अब यही ट्रेंड जो है यहां पर कि लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा होगी, ठीक है? ये भी जो है देखो, यहां पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब इसमें भी अगर आप देखो, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, एंड देन लेड एंड देन टिन, ये ट्रेंड आ गया, ठीक है? सो ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड जो है वो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो गई उसकी, ऐसे यहाँ पे ये कम होता जा रहा था। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात? आसानी से समझ में आ रही है, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है? ओके, चलिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मैं फंडा आपको बता दूं बेटा जी पहले ही। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक बात ध्यान रखना कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम में नहीं होती, उसके बाद होती है, क्योंकि लेंथेनम जो है एलिमेंट, उसमें एफ में नहीं होते इलेक्ट्रॉन। इट इज लेंथेनाइड सीरीज, एफ ब्लॉक आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज, बट लेंथेनम डज नॉट बिलोंग टू एफ ब्लॉक, ठीक है? अच्छा, सो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है, मतलब इसमें डिक्रीज ही हो रहा है। अच्छा, अब सुने आप। सो यही लिखा है कि लेंथेनम में नहीं होती, ठीक है ना, इसमें इसमें नहीं होती है, सो ये डिक्रीज ही करेगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए। अब लास्ट रह जाता है हमारा कि वेयर डू वी अप्लाई द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी को कहां पे अप्लाई करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, पहली बात तो ये है कि जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जनरली वो मेटल्स, मतलब जनरली मेटल्स हैव
लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना मेटालिक करैक्टर जो है ज्यादा होगा। इज इट ओके? जितनी मेटल्स में जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना उसका मेटालिक करैक्टर जो है ज्यादा होगा। सो दैट मीन्स अगर हम मेटालिक करैक्टर की बात करें सो वो इस तरफ जो है डिक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करेगा। मतलब मेटालिक करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल के इस साइड जो मिलते हैं कम आयनाइजेशन एनर्जी के मिलते हैं तो उनकी मेटालिक करैक्टर ज्यादा है, और दूसरे इस तरफ जो है नॉन मेटल्स मिलते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप फिफ्थ पॉइंट देखिएगा। मैं उस पॉइंट को खास तौर पे डिस्कस करना चाहता हूं, पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं। देखो, यहां पर एक बात कही गई है कि अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है इसका दैट इज मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है एम पॉजिटिव में स्टेबल। रीजन बीइंग, सुन लो, पहले मेरे को बताने दीजिए। ठीक है। और अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस केस में M2 पॉजिटिव इज स्टेबल। ये ध्यान रखिएगा, इस डेटा को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। जैसे इससे ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भाई अगर बहुत ज्यादा गैप होगा, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं इट इज M पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव। तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला। सुनते जाइए। सो अब ऐसे में अगर मान लो इसका और इसका गैप ज्यादा होगा, सो हमारा एलिमेंट यहीं पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। सो हमारा एलिमेंट इसी में ही स्टेबल रहता है, यहीं पे रुक जाता है। लेकिन अगर इनका गैप जो है दिस माइनस दिस जो है, अगर वो गैप जो है इनमें कम है तो वो फुलफिल हो जाता है, तो फिर हमारा एलिमेंट फिर जो है M2 पॉजिटिव में रहेगा। इज इट ओके? लेकिन ये वैल्यूज याद रखना, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट ओके? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? नकुल जी, तुम्हारे लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं। देखो, सुनो, अगर ये गैप ज्यादा है, अगर ये गैप ज्यादा है तो इस बैरियर को तो, क्योंकि एनर्जी देनी है ना भाई। आप अगर जब देंगे एनर्जी, ठीक है ना, तो अगर ये गैप ज्यादा है तो हमारा एलिमेंट सिर्फ इतनी ही एनर्जी लेगा, और इतनी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगी उस सिचुएशन में, सो आयनाइजेशन एनर्जी 2 वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, क्योंकि भाई दोनों में गैप आ गया बहुत ज्यादा। जैसे अपना सोडियम देख लो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे में गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया। सो ऐसी स्थिति में जो है वो Na2 पॉजिटिव नहीं बनाएगा। लेकिन Mg2 पॉजिटिव में क्या है, वो मतलब 3s2 है, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3s1 होगा। वो भी निकालना आसान नहीं है क्योंकि अभी जो है s में ही है। फिर तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान है क्योंकि उसमें जो गैप है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है। लेकिन तीसरा निकालना उसमें टफ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि उनमें गैप सेकंड और थर्ड में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो उसमें 2 ही स्टेबल होगी। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में थर्ड और फोर्थ में जो है, तो जिसमें भी गैप जो है 16 से ज्यादा हुआ उसमें लोअर वाली होगी, 11 से कम होगा तो हाँ, तो M3 पॉजिटिव होगा एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही बात कही नकुल ने कि एल्यूमिनियम M3 पॉजिटिव में होगा। इज इट ओके? सबको मेरी बात समझ में आ गई? किस किस के घर वाले खुश हैं? विनिकता को भी आ गया, बहुत बढ़िया यार। आप नए नए बच्चे जब आते हैं ना और आपको समझ आने लगता है तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है ना। अच्छा, सो एक मिनट, एक मिनट जो है, सो मुझे बताइए बेटा जी, आप एक दूसरे के चैट्स देख पा रहे हैं इस टाइम पे? हेलो करो कोई। आर यू एबल टू सी ईच अदर्स चैट्स? सबको दिख गया? चलिए। अच्छा, सो मुझे बताइए कि किस किस के घर में सेलिब्रेशन हो रही है? ओके ओके ओके, चलिए अब हम एक और कर देते हैं कि आप जो है बात भी कर सकते हो, जो कोई जो है अनम्यूट करना चाहे कर सकता। आयुष्मान के घर में सेलिब्रेशन हो रही है, ओके, क्या बात है, संचित के, कुलमीत के, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आए? अच्छा, नकुल की एक महीने पहले ही हो गई, ठीक है ठीक है, जगप्रीत की भी हो रही है, आयुष्मान के मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। हाँ, सभ्यता के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृतिका, विनिकिता, इस बार तो सबको खुश कर दिया सीबीएसई ने। नहीं, हाँ, संचित के भी। हम्म। आप लोग तो चाइना के प्रोडक्ट खरीदते रहो यार, अकेले आप लोग ऐसे हैं जिसको कि कोरोना वायरस से फायदा हो गया। नहीं, खूब खरीदो। अच्छा, मानव ज्योत ने ज्यादा सोचे थे, तो सीबीएसई ने बेटा ऑप्शन भी दिया है ना कि भी पेपर भी दे सकते हो, पेपर दे दे। जिसको स्कोर पे डाउट हो, ठीक है, वो पेपर दे के तसल्ली कर ले अपनी। इस बार तो सारे हवा में चढ़े हैं कि पापा और ज्यादा आ जाते अगर पेपर देते। नहीं, हाँ, फिर सीबीएसई तसल्ली करेगी, इसकी सही बात है। चलो, तो हाँ, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं माइक से बोल रहा हूँ तो उधर से वॉल्यूम जो है ऑफ होती है, तो चलिए। और बाकी सुनाइए, आप ठीक हो सब लोग? चलिए, आज इतना ही करेंगे हम, आप एंजॉय करें, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और इस बार की जो कसर है, विनिक्ता, हर्षदीप कह रही है विनिक्ता का स्कूल पूछो। विनिक्ता कौन से स्कूल में है? सेंट पीटर हाई हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, करण बाग। अच्छा अच्छा, हर्षदीप कौर भाई तुम्हारा सेम स्कूल से है, ओके ओके ओके, हर्षदीप सेम स्कूल से है तुम्हारी जो है, ठीक है, समझ गए, सुन मिल गया मैसेज, अब सब देख पा रहे हैं ना एक दूसरे के मैसेजेस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हर्षदीप तो विनिकिता बहुत बढ़िया कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तुम भी अच्छा करो, ठीक है।
और मैंने कहा था कि भी जस्ट थोड़ी सी हिच होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हिच है। तो जो क्वांटम नंबर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी वीडियोस अपलोडेड हैं ग्रुप में। हमारा यूट्यूब चैनल है विनिक्ता जी, उसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स भी लगा सकते हो। लास्ट वाले क्वांटम नंबर वाले लगाना स्पेशली, अगर आपको प्रॉब्लम होगी ना मेरे से पूछ लेना, लेकिन क्वांटम, हाँ विनिक्ता देख रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आज चारों लेक्चर्स आप कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें समझ गया था माइक में, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, एंजॉय कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके बाय। अपकमिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आप मानिए पीरियोडिक टेबल आएगा, अपलोड हो जाएगा आज। ओके बेटा, गुड नाइट।